नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ यात्रा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक महीने में 7.5 लाख से अधिक पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी ने की बैठक। आवासीय सोसाइटी और मोहल्लों में लगेंगे विशेष कैंप। उत्तराखंड में कांग्रेस का जल्द होगा मिशन 2027 का चुनावी सिंगनाद। भाजपा पहले से ही भर चुकी है चुनावी हुंकार। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लगा 12 किलोमीटर लंबा जाम। श्रद्धालुओं की भीड़ से घंटों फंसे रहे यात्री। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। विधानसभा चुनाव पर रहेगा फोकस। नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द किया डीईओ का आदेश। रुद्रपुर में डिजिटल वर्ल्ड स्कूल की मान्यता पर फैसला। 10 दिन में देनी होगी जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर नैनीताल से। नैनीताल के लोक भवन में 21वें गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट का आज भव्य शुभारंभ हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। 22 मई से 25 मई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर के 179 गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ करते हुए सभी प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। यह टूर्नामेंट जूनियर, सीनियर और महिला वर्ग में आयोजित किया जा रहा है। नैनीताल के लोक भवन स्थित गोल्फ कोर्स में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य गोल्फ खेल को बढ़ावा देना और युवाओं को इस खेल के प्रति आकर्षित करना है। नैनीताल का गोल्फ कोर्स अपनी खास बनावट और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए देश भर में अलग अलग पहचान रखता है। जहां अधिकांश गोल्फ कोर्स खुले मैदानों में बने होते हैं, वहीं लोक भवन का यह गोल्फ कोर्स घने जंगलों के से घिरा हुआ है। यहाँ पूरा गोल्फ कोर्स एक साथ दिखाई नहीं देता, जिससे खिलाड़ियों के लिए खेल और अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाता है। प्रतिभागियों गोल्फरों का कहना है कि नैनीताल का गोल्फ कोर्स देश के सबसे अलग और दिलचस्प गोल्फ कोर्सों में शामिल है। पेड़ों के बीच से बॉल को सीधे होल तक पहुंचाना खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती साबित होता है। ये कोर्स एक बहुत ही सुंदर कोर्स है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है, चैलेंजिंग है, अच्छा वातावरण है, नैनीताल की वादियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ है, इतना अच्छा मौसम रहता है। मतलब इसमें खेलने से इतना सुकून मिलता है और मेरे ख्याल से ऐसा कोर्स मैंने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा हो, क्योंकि अपनी आर्मी के टेन्योर में जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, गोल्फ खेला है, पिछले 20-25 साल से खेल रहा हूँ। गवर्नर कप है, अपने आप में स्पेशल है। जैसे बताया कि इसके अंदर में 179 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं और मुझे अत्यंत खुशी है कि आज हमने इसका शुभारंभ किया है और ये 24 मई तक चलेगा। ये अगर देखें तो एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि हमारी उत्तराखंड की देवभूमि की जीवंत सांस्कृतिक, पर्यटन, टूरिज्म और खेल कैपेबिलिटी, क्षमताओं का इसको प्रस्तुत करने का एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है। रुक करते अगली खबर का। देहरादून स्थित शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री धामी द्वारा वनाग्नि, मानव वन्य जीव संघर्ष, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। समीक्षा बैठक में राज्य में चल रही विभिन्न जनसेवा से जुड़ी व्यवस्थाओं की स्थिति और सुधार कार्यों में विस्तार से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री संबंधित विभागों से तैयारियों और फील्ड लेवल पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। बैठक में वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण, वन्यजीव मानव संघर्ष को रोकने के उपाय, साथ ही बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की और खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी मंडी से दिल्ली के लिए फल सब्जी की सप्लाई ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण प्रभावित हो गई है। दिल्ली की आजादपुर मंडी तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से भेजा जाने वाला माल नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए ग्रीन सेस के कारण प्रति वाहन लगभग 1500 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स लग रहा है, जिससे लागत बढ़ गई है। इसी के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वर्तमान में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले ताजे फल और सब्जियां बड़ी मात्रा में हल्द्वानी मंडी में पहुंच रही हैं, लेकिन आगे दिल्ली की बड़ी मंडी तक इनकी आपूर्ति बाधित है। इस स्थिति का सीधा असर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है, जहां कई फलों और सब्जियों के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं किसानों को भी अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि पहले इस तरह का ग्रीन सेस लागू नहीं था, लेकिन अचानक इसे लागू किए जाने से उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जिसके चलते उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा। इस टाइम पे पहाड़ से जो भी अपना उत्पाद आड़ू और खुमानी और कुलम का जो उत्पाद हो रहा है यहाँ पे हल्द्वानी मंडी में उसकी आवक अच्छी है। इस बार मौसम की मार की वजह से थोड़ा सा उत्पादन कम हुआ है, लेकिन किसानों को भी इसकी उपज का अच्छा मूल्य मिल रहा था। लेकिन दिल्ली में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल होने की वजह से वहाँ की मंडी में माल न जाने की वजह से उसके रेट्स में वगैरह में बहुत प्रभावित हुआ है कारोबार। जब दिल्ली माल भेजते थे हम आयातपुर, तो पहले टैक्स फ्री था सब्जी पे और फल पे। एंट्री अब जब 3000 रुपये की, जैसे और जो माल जाता था उन पे 1500 रुपये थी, अब 3000 रुपये कर दी थी। इसकी समस्या आ रही है। अब वो फल पे भी लग रहा, सब्जी पे भी लग रहा। अब जो भाड़ा हमारा 10,000 रुपये का जाता था, वहाँ पे अब 13,000 रुपये जाएगा हमारा भाड़ा, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की और खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने दिल्ली के लिए बस यात्रा कर एक अलग संदेश दिया। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाओ अपील को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई। सांसद अजय भट्ट ने रोडवेज बस से दिल्ली रवाना होते हुए कहा कि देश हित में ईंधन की बचत आज समय की आवश्यकता बन चुकी है और हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग न केवल ईंधन की बचत करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौके पर यात्रियों और स्थानीय लोगों ने सांसद की इस पहल की सराहना की। लोगों का कहना था कि जनप्रतिनिधियों को भी आम नागरिकों की तरह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर समाज को सकारात्मक संदेश देना चाहिए। सारी संसाधन और उपलब्धियां हैं, परंतु जिस कदर से आज पेट्रोल डीजल की कमी होने की बात आई है, उसके लिए हमारी सरकार ने भरपूर कोशिश की है, कमी नहीं होने दी है। तथापि जो एक मैसेज दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो मैसेज इसलिए होता है कि लोग हम सब फॉलो करें। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार के दिन का भोजन प्रार्थना करी थी कि न करें तो अच्छा रहेगा। रुक करते अगली खबर की और खबर देहरादून से। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने शुक्रवार को सीएचसी रायपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को बारीकी से जायजा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पर्चा काउंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, इमरजेंसी वार्ड और साफ सफाई व्यवस्था का विस्तार से निरीक्षण किया गया। मंत्री ने मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने ईसीजी और ओपीडी सेवाओं का भी अवलोकन किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि डॉक्टर पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने की जरूरत न पड़े। उन्होंने अस्पताल में उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया और निर्माणाधीन नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि नए भवन के तैयार होने के बाद क्षेत्रवासियों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि हर मरीज को समय पर उपचार, दवाइयां और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मेरा उद्देश्य यही है कि डॉक्टर अपने धर्म का निर्वहन करते हुए आप मरीज के प्रति एक ऐसा भाव रखें जो जिस भावना से वो डॉक्टर के पास जाता है, उस भावना को जब मरीज को दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ आधा मरीज तो डॉक्टर्स के व्यवहार से ही ठीक हो जाता है। तो ये अस्पताल में सफाई हो, अस्पताल में
दवाइयाँ बाहर से न लिखी जाएं, यही मेरी कुछ प्राथमिकता हैं। और साथ ही साथ अस्पताल में सुविधाएं हो, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए मैं ध्यान दे रहा हूँ। रुक करते अगली खबर की और खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी और शुष्क मौसम से एक बार फिर जंगल धधक रहे हैं। राज्य में फायर सीजन शुरू होने के बाद से वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हालात ऐसे हैं कि गढ़वाल से करकुमाऊं तक की कई जिलों के जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 15 फरवरी से अभी तक प्रदेश में 301 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं अगर आज की बात करें तो 41 अलर्ट भी सामने आए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मुख्य वन संरक्षण सुशांत कुमार पटनायक ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार वन विभाग की क्यूआरटी टीम के द्वारा वन अग्नि की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। सबको पता है कि वर्तमान में 15 फरवरी से वर्ष 2006 के लिए वनाग्नि सत्र चल रही है और ऑफिशियली हमारे 15 फरवरी से 30 जून तक या मानसून आने तक की अवधि के लिए फायर सीजन माना जाता है। इस दौरान कल तक कुल 309 घटनाएं घटी है और 257 हेक्टेयर वन क्षेत्र इसमें प्रभावित हुए हैं। उसमें से गढ़वाल में 227 इंसिडेंट, कुमाऊं में 50 इंसिडेंट और वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में 32 इंसिडेंट हुई है। ज़्यादातर घटनाएं इस डेटा से जैसे लग रहा है कि गढ़वाल मंडल में है और उसमें से ज़्यादातर घटनाएं जिला चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल से संबंधित। रुक करते हैं खबर की और खबर महत्वपूर्ण है। चुनावी साल में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने स्वयं देवभूमि आकर कार्यकर्ताओं से संवाद और जनसभा करने की इच्छा जताई है। कांग्रेस जहां इस दौरे से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की डूबती नैया से जोड़कर देख रही है। इसी क्रम में भाजपा ने राहुल के दौरे पर तंज कसा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा कि राहुल गांधी इस देवभूमि में आए, यह अच्छी बात है, क्योंकि राहुल गांधी जहां आजकल जाते हैं वहां कांग्रेस की नैया डूबनी तय होती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के बयान आजकल राहुल गांधी द्वारा दिए जा रहे हैं और जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वह कर रहे हैं, उसे देवभूमि की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस की जो साख बची है वो भी समाप्त हो जाएगी। अच्छा है राहुल गांधी जी इस देवभूमि में आए, क्योंकि जहाँ जहाँ आजकल राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस की नैया डूबनी तय होती है। तो कांग्रेस भी देवभूमि में आ रहे हैं, तो जो बच्ची खुची कांग्रेस की यहाँ पर पार्टी है, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, जिस प्रकार के अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं, उसी प्रकार से देवभूमि की जनता उनको स्वीकार करने वाले नहीं है। वो यहाँ आए, लेकिन जो उनकी साख बची है वो भी समाप्त है। रुक करते अगली खबर की और खबर देहरादून से। उत्तराखंड में बढ़ा गर्मी का असर। देहरादून का तापमान 40 डिग्री के करीब। मैदानी जिलों में हीट वेव का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। देहरादून और उधम सिंह नगर में लू की संभावना। हरिद्वार समेत कई जिलों में लू चलने की संभावना। पर्वतीय जिलों में बारिश, गर्जन और तेज हवाओं का अनुमान। बाकी क्षेत्रों में मौसम रहेगा शुष्क। देहरादून से खबर आपको बता रहे, देहरादून और उधम सिंह नगर में लू की संभावना। हरिद्वार समेत कई जिलों में लू चलने की संभावना। पर्वतीय जिलों में बारिश, गर्जन और तेज हवाओं का अनुमान। रुक करते अगली खबर की और खबर हल्द्वानी से, जहां जिले में सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड द्वारा व्यापारियों की आम सभा और गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन ने सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की, जिसमें करीब 120 नए सदस्य जुड़े। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथि दीपक बलुटिया ने व्यापारियों के हितों को लेकर संगठन की पहल की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं विशिष्ट अतिथि दीपक डोडियाल ने व्यापार में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने विचार साझा किए। संगठन अध्यक्ष तरुण बानखेड़े ने
कहा कि संगठन लगातार विस्तार कर रहा है और समाज, पर्यावरण तथा व्यापारिक हितों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों को सम्मानित भी किया गया। सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल द्वारा यहाँ पे एक बैठक रखी गई है, जो उत्तराखंड में लगातार व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो लगातार व्यापारियों के साथ जो लगातार कई घटनाएं हो जाती हैं। बहुत सारे व्यापारी परेशान हैं इस समय, जीएसटी से लेके बहुत सारी चीज़ों पर डबल मार पड़ रही है और कहीं दुकानों में बिन सूचना देकर ही दुकानें तोड़ दे रहे हैं। इसी के लिए ये गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है और साथ ही में हम अपना सदस्य अभियान भी चला रखा है। बधाई भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सशक्त एकता व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारियों को। इनका जो एक अच्छा प्रयास चल रहा है और व्यापारी हित में और उत्तराखंड के हित में व्यापार की जो भूमिका होनी चाहिए तो उस पर ये काम कर रहे हैं और अपने संगठन को इसका विस्तारीकरण भी करने जा रहे हैं, जो कि एक उत्तराखंड की बहुत आवश्यकता है। और व्यापारियों को जागरूक करके, व्यापारियों को उनके अधिकारों के बारे में बता करके और यहाँ पर कैसे हम उद्योग लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस उत्तराखंड की क्या है और किस तरह का व्यापार किया जा सकता है। तो मैं बधाई देता हूँ कि इस सोच के साथ आप चल रहे हैं। उद्योग व्यापार मंडल हमारा प्राथमिक दे रहा है महिलाओं को, जो महिलाएं रोजगार कर रही हैं, अपना व्यापार कर रही हैं, कारोबारी हैं, हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। और आज जो हमने समारोह रखा है, ये महिलाओं का सम्मान समारोह है, जिसमें हम कारोबारी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें एक महिला है जो टेम्पो चलाती हैं, टेम्पो चलाना सिखा रही हैं, कई महिलाओं को उत्साहित कर रही हैं, एक महिला है जिन्होंने कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद की हुई है। ऐसे हमने कुछ चयनित महिलाएं रखी हुई हैं जिनका आज हम सम्मान कर रहे हैं। रुक कर दिल्ली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा में 108 एम्बुलेंस सेवा को चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए सक्रिय कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्गों, प्रमुख पड़ावों और चारधाम क्षेत्रों में एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS और बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS एम्बुलेंस की तैनाती की है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और 108 सेवा लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी, हृदयघात, सांस संबंधी समस्या और सड़क दुर्घटनाओं जैसी स्थितियों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तैनात एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाइयां और प्राथमिक उपचार की पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। साथ ही प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ भी हर समय तैनात रहकर मरीजों को तत्काल उपचार प्रदान करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तुरंत 108 सेवा का उपयोग करें और प्रशासन द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं मौसम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें, ताकि इस यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। देखिए, 108 का उद्देश्य ही है, जब आदमी विपत्ति में, बुरे समय में या किसी संकट में होता है तो 108 एम्बुलेंस को याद करता है। हमारा उद्देश्य रहता है हम सबसे अच्छा व्यवहार करें। अपने कर्मियों को हमने यही ट्रेनिंग दी है कि चारधाम यात्रा में यात्री परेशान है, पैनिक में है, पहली बात तो उससे अच्छा सा व्यवहार करा जाए। एरिया की समझ नहीं है, अस्पताल की दूरी नहीं पता है, कहाँ पे क्या सुविधा है, तो ये सब ट्रेनिंग का पार्ट बना के हमने उनको बताया हुआ है। विभिन्न जगहों से आए लोगों को तो एक तो हम नॉलेज कि कहाँ पे आपको पानी की सुविधा है, ठहरने का मिल जाएगा, ये भी जानकारी अपने स्टाफ के माध्यम से देते हैं। रुक करते हैं खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से, जहां शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 18 जून को पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और लगातार समीक्षा बैठकें एवं प्रेस वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य इस दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक और भव्य बनाना है। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने देहरादून में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को पदक और उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रशासनिक भवन में आयोजित बैठकों में ऑडिटोरियम व्यवस्था, मंच सज्जा, मंत्रोच्चार और यातायात व्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने भविष्य में साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक साइंस, टूरिज्म, योग और सिनेमेटोग्राफी जैसे रोजगार परक
पाठ्यक्रम शुरू करने की भी योजना बनाई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियों के लिए विभिन्न समितियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। जी, ये नवोदित जो विश्वविद्यालय हमारा है, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय, उसका प्रथम दीक्षांत समारोह है होने जा रहा है, जिसकी शर्त स्वीकृति और आदेश हमको मिल चुका है। महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय, उन्होंने हमें कहा कि 18 जून 2026 को आपको तिथि निर्धारित की जाती है। 18 जून को हमारा जो प्रथम दीक्षांत समारोह है वो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया जाएगा। उसकी तैयारियां हमने कुछ दिनों पहले से शुरू कर ली थी। खबर देहरादून से, जहां सड़क पर नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाए जाने के बीच उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत के इस बयान से धार्मिक अराजकता फैलाने वालों को बढ़ावा मिलेगा और इससे गलत परंपराएं प्रोत्साहित हो सकती हैं। विनोद चमोली ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसे किसी भी हाल में देवबंद की भूमि बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरीश रावत वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और देवभूमि की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। भाजपा विधायक ने आगे कहा कि उत्तराखंडियत की बात करने वाले नेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि देवभूमि की पहचान उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। उन्होंने हरीश रावत के बयान को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के बयान समाज में भ्रम और तनाव का कारण बन सकते हैं। निश्चित तौर पर जब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए, तो भाई ये देवभूमि है, ये देवबंद की भूमि नहीं है। इसको देवबंद की भूमि न बनाएं। उनके इस बयान से तमाम ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ेंगे जो यहाँ पर धार्मिक अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले भी इस प्रकार के कई प्रयास किए हैं। तो इस तरह का उनका मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। हरीश रावत जी को कम से कम एक वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं और उत्तराखंडियत पर बहुत सारे तरह तरह के भाषण और तरह तरह के रीले वो बनाते रहते हैं। इस उत्तराखंडियत में देवभूमि होना भी है, तो इसको कम से कम इसके विरुद्ध न जाएं, इसके लिए दिक्कतें पैदा न करें। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।